उन तमाम लोगों के घरों को जो ख़तरात हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। हुकूमत सिंध को ये कहा गया है कि कानून बना के असम्बली के सामने लेकर आएँ, और अगर असम्बली ये कानून मंजूर कर लेगी, अब किस सूरत में पास करेगी इसका हमें नहीं पता, उस कानून के बाद हम शायद एक कदम आगे बढ़ के उन आबादियों को बचाने के लिए कोशिश कर सकेंगे और मुअज़्ज़ज़ अदालतों के सामने उस कानून की रोशनी में जाकर ये गुजारिश करेंगे कि जी ये कानून असम्बली ने पास किया है, लिहाजा इन बिल्डिंग्स को, इन आबादियों को, इन घरों को रेगुलाइज करने की हमें कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाए। एक तरफ गुजर नाले से उठने वाली आबादियों या जो बेचारे मुतासिरीन हैं उनके लिए बात करते हैं, और दूसरी आवाज़ में एक ऐसे इक़दाम की मुखालफत करते हैं जिससे उनके घरों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक कन्फ्यूजन और दौरा मयार आपको नज़र आया होगा, और इस करारदाद की मुखालफत सिवाय इसके कि हमने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मुखालफत करनी है और कुछ नहीं है। या तो ये खड़े होकर बरमला अलल ऐलान ये कहें कि पूरे कराची शहर में या पूरे सूबा सिंध में जो आबादियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कुछ भी छोटी मोटी वायलेशन है, उनको गिरा दो, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको बेघर कर दो, उनके सरों से जो छत है वो छीन लो। या तो ये कहें, एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आए ना कि आप उनके छतों को बचाना चाहते हैं या उनकी छतों को छीनना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि एक तरफ हम जी उनको बचाएंगे भी और दूसरी तरफ ये उनको गिराने की भी बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की करारदाद उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो परेशान हैं, बेचारे उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके घरों पर जो उनके जो तलवार लटक रही है, उनकी छतों के छिनने का जो इम्कान है, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे। आज की करारदाद के ज़रिए एक छोटी सी उम्मीद पैदा हुई है कि कोई कानून आएगा जिससे हमारी जो बिल्डिंग्स हैं रेगुलर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि MQM भी खड़े होकर कह रही थी कि जी ये करारदाद पास नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद हुसैन साहब उससे थे नहीं जब मैं तकरीर कर रहा था। मैं उनको बताता कि जब TP2 पे कब्ज़ा हो रहा था और मैं उस कब्ज़े की मुखालफत कर रहा था और उस मुखालफत के नतीजे में मुझ पर हमले हो रहे थे, उस वक्त वज़ीर बल्दियात गालिबन मोहम्मद हुसैन साहब ही थे, और ना तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की बल्कि वो कब्ज़ा करवाया इन्होंने। और आज हम ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ हज़ारों घर आबाद हो गए हैं, उन घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। कोई तोड़ सकता है, तोड़ ले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। तो आप खड़े होकर कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये एक मैंने TP2 की मिसाल दी आपको। कराची शहर में जितने पार्क हैं, जितने ग्राउंड हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने नाले हैं, उस पर ये चाइना कटिंग करके कब्ज़े करवाने की जो रवायात हैं कराची में, वो माशाल्लाह MQM ने शुरू की हैं, चीज़ें शुरू हुई हैं और MQM के दौर में ही हुई हैं बहुत सारी। तो आज अगर वो लोग जो इस मुसीबत, इस बर्बादी के फाउंडर्स हैं, वो हमें खड़े होकर कहें कि नहीं गलत है, तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। और उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो लोग उन ज़मीनों पर जाकर आबाद करवाए गए, उनसे पैसे लिए गए, उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने की कोशिशें की गई कि आज वहाँ घर बन गए तो आज ये पीछे हट गए। हम उन तमाम लोगों को कानूनी तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कानून के मुताबिक। हम ये नहीं कहते हैं कि जो गलत सलत वो सबको कर दें। मैंने असम्बली में भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि जो नाले के ऊपर घर बना है वो रेगुलर नहीं हो सकता है, जो दरिया के रास्ते में आबादी हो गई है वो नहीं हो सकती है, जो पानी की मेन लाइन के ऊपर लोग बैठ गए हैं वो नहीं रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी आबादियाँ हैं जिनको कोई कानून बना के रेगुलाइज किया जा सकता है और उन लोगों के सरों पर जो छतें हैं उनको महफूज बनाया जा सकता है, लोगों की परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है। और ये लोग हज़ारों में नहीं है, लाखों में, बहुत बड़ी आबादी है जो इस परेशानी में है। दूसरी बात, किसी एक दोस्त ने कहा कि नाले पर जो लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जिन लोगों की आबादियाँ हैं, जिन लोगों के घर हैं, उन्हें हमें इस तरह घर तोड़ के लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये बात वजाहत के लिए करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा था, सिंध हुकूमत ने भी कहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, मैंने बतौर वज़ीर भी कहा था कि हम उन तमाम लोगों को मुतबादिल ज़मीन देकर आबाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फैसले में भी ये है कि इन तमाम लोगों को एक प्रॉपर तरीके की रीसेटलमेंट होनी चाहिए। वहाँ जो ज़रूरी
ज़रूरियात की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो भी हम करें। अब इन तमाम कामों के लिए एक हमें ख़तीर रकम चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की कि बैरियर टाउन के पैसे जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रहे हैं वो पैसे सिंध के हैं, सिंध के लोगों के हैं, सिंध के लोगों के ऊपर ख़र्च होने के लिए हैं। उसी में से 10 अरब रुपए हमें दे दिए जाएं ताकि हम नाले के मुतासरीन की रीसेटलमेंट के लिए एक मंसूबा बना सकें और वो पैसा उस पर लगा सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। जो इस वक्त फ़ैसला है जो वफाकी हुकूमत की एक राय थी उस पर हुआ, एक हमारी कमेटी उसमें हुआ कि नाले के मुतासरीन को 2 साल के लिए किराए के पैसे दिए जाएंगे और वो किराए पे कहीं रहेंगे, उसके बाद कोई इनकी सेटलमेंट होगी। तो वो काम वो हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें बैरियर टाउन के पैसों से हमें दे देती पैसे, तो हम एक बड़ा मरबूत किस्म का मंसूबा बना के ज़मीन सिंध हुकूमत देती, वो पैसा उन पर लगाते, सड़कें बनाते, सीवेज लाइन डालते, पानी की लाइन डालते, उन लोगों को आबाद करा देते। तो हम बहुत सारे काम करना भी चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये अपोजिशन जो है नाज़िम जोखियो कत्ल केस पर बात करना चाहती थी, आज बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से एक राय फरार अख्तियार की गई। ये क्या वजह है कि नाज़िम जोखियो केस को आप आने नहीं दे रहे असेंबली में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये गलत सोच है। हुकूमत सिंध उस वक्त अवॉइड करती कि अगर हम उस केस में कोई मनफी किरदार अदा कर रहे होते, या हम मज़लूमों के साथ ना खड़े होते, या हम मुदई के साथ ना खड़े होते। आप तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं मीडिया के, आप वहाँ जाते हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उन फैमिली के मेंबरान से सिंध हुकूमत के किरदार के मुतालिक आप पूछ लीजिए। सिंध हुकूमत पहले दिन से आज तक मुदई मोहम्मद अफजल जोखियो जो मकतूल का भाई है, जिसने FIR कटवाई है, उसके साथ राब्ते में भी हैं और उनकी जो भी शिकायत होती हैं उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। पहले दिन से जिस किस्म की FIR उन्होंने चाही वो कटी, गिरफ्तारियां उन्होंने कहीं वो हुई, और उसके बाद भी मुस्तकिल एक राब्ता हमने रखा। कुछ और चीज़ें भी थी जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने उनके साथ वो चीज़ें की हैं। आज भी मैं बात ये कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे थे कि जी उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव है, तो परसों मैं ख़ुद गया था। साजिद जोखियो साहब जो हमारे कैबिनेट के मेंबर हैं, वहाँ से MP हैं, वो मेरे साथ थे। हमने दोबारा उनसे पूछा कि कौन आपको धमकी देता है, कौन आपको तंग करता है, कौन आपको ये कहता है कि सुलह कर लो, कौन आपको ये कहता है कि कैसे हाथ उठा लो, हमें बताएं आप, ताकि हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये मुझे कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई धमकी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वकील साहब को कोई फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने वकील साहब को ये कहा कि आप इसमें से बीच में से निकल जाएं। तो मैंने उनका भी नाम पूछा उनसे कि भाई बताएं, तो उन्होंने कहा हम बाद में आपको बता देंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं बताया। तो मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि हम मकतूल की फ़ैमिली के साथ खड़े हैं, हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं, और आखिर तक इंसाफ को हासिल करने के लिए जो जो हमें करना पड़ा, या उनको इंसाफ देने के लिए हमें जो जो करना पड़ा हम करेंगे। एक कत्ल हुआ है, बेगुनाह आदमी का कत्ल हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी के किसी MP ने किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई MP के साथ खड़ी हो जाएगी। वो उसका एक ज़ाती फेल हो सकता है, वो केस उसके ऊपर चल रहा है, फ़ैसला अदालत ने करना है। हम अपने MPA के साथ नहीं हैं, हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं। तो अगर अपोजिशन ये समझती है कि हम जो है वो कोई इसके अंदर किरदार अदा कर रहे हैं और मुदई के जो उनकी मुतालबात है उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि PTI का जो किरदार रहा है इस किस्म के हवालों से, कि कुछ केसेस PTI के लोगों पर भी हुए हैं माजी में। जो इनके वफाकी वज़ीर हैं वो गंडापुर साहब, उनके हलके में एक और MPA थे PTI के जो ख़ुदकुश हमले में शहीद हो गए थे। इसरार गंडापुर गालिबन उनका नाम था। उसके भाई ने 164 का स्टेटमेंट दिया है जिसमें जो वफाकी वज़ीर है गंडापुर, उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने करवाया है ये। मुझे बताइए कि क्या KPK की हुकूमत ने उस MNA को, उस वफाकी वज़ीर को गिरफ़्तार किया? क्या PTI ने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? एक और उनका अक़लियती MPA जो है वो मारा गया था KPK के अंदर, और उसमें PTI का ही कोई एक और MPA का उम्मीदवार जो था वो साबित हुआ कि उसके ऊपर कत्ल है। लेकिन PTI को जब वोटों की ज़रूरत पड़ी
वोटों की ज़रूरत पड़ी केपी की असम्बली के अंदर, तो उसी कातिल एमपीए को इन्होंने आकर हलफ भी दिलवाया और उससे वोट भी लिया। इसी तरह पंजाब में बहुत सारे हलकों में इनके एमएनएस के ऊपर, एमपीएस के ऊपर कत्ल की एफआईआर हुई हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कातिल पकड़े गए उन्होंने माना कि हमसे इन्होंने कत्ल करवाया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि वो कितने एमपीएस एमएनएस जेलों के अंदर हैं, कितने एमपीएस एमएनएस के खिलाफ पीटीआई ने कार्रवाई की है। हम तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं ना कि हम अपने एमपी के साथ नहीं हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि नहीं है। वो जेल के अंदर है, वो पेशियाँ भुगत रहा है, और उसके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हम उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। सही भाई, ये बता दें कि ये बताइएगा कि बीमार सेहतों की बहाली हो या अवनी ग्रुप को पावर कंपनी बनाने के लिए सब्सिडी देने के सूबे के खजाने के मुंह खुल जाते हैं। जब मदद बात हो जाती है गरीबों की हाल करने के लिए ऊपर हाथ खड़े कर देते हैं, ये क्या वजह है? और किसान भली नदी और सुरखुर नदी में आज भी कब्जे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकाम कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। देखें, अगर तो बहुत बड़े पैमाने पर ये मुझे भी नज़र आती हैं झोंपड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों पर बन रही हैं, इस पर कार्रवाइयाँ वक्तन फ़क्तन होती रहती हैं, लेकिन चूँकि ये इतने बड़ी ज़मीन पर ये सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन को और बहुत सारे अहकाम अदालतों की तरफ से आ जाते हैं तो वो तरजीह बुनियादों पर काम किए जाते हैं, ज़ाहिर है अदालत का हुक्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हालिया होने वाले कब्ज़ों से गाफिल हैं। कब्ज़े करने वालों के खिलाफ एफआईआरें भी होती हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, उनको हटाया भी जाता है, और अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये भी आबादियाँ कल चलकर हमारे लिए मसला बनेंगी। और कुछ तो ऐसे मकामात पर हैं जो जिनको फौरी तौर पर हटाना ज़रूरी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा सवाल मुझे समझ नहीं आया आपने किस तनाजुर में पूछा है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी बीमार सनतें जो अमनी ग्रुप ने ली हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले ली हैं। तो जो पीपल्स पार्टी के दौर में ली उन्होंने, उस पर तो नैब भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो मुशर्रफ के दौर में ली गई हैं उस पर नैब कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो बात यह है कि पैमाना एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वो कानून के मुताबिक जो पॉलिसीज़ हुकूमत बनाती है उस पॉलिसीज़ के मुताबिक हैं। और बजट के अंदर अगर किसी हेड में कुछ पैसे रखे जाते हैं तो किसी एक मखसूस ग्रुप को नहीं, उसके ज़ाहिर है कि अगर उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को पहुँचता है, उसमें कोई एक ऐसा भी हो सकता है जिसको हमसे खामखा जोड़ा जाता हो। सही भाई, क्या वजह है कि ईरान में आजकल जो अवामी इशूज़ हो, करारदाद हो या कानून साजी हो, पोजीशन के साथ शिफ्ट जो है ना वो नज़र नहीं आती। आज का जो नेस्ला टावर है या जो भी इमारतें हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं, उनके हिफाजत के लिए जो करारदाद लाई गई उस पर उसको भी मुतनाज़ा बना दिया गया। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत की ये फेलियर नहीं है कि जो पोजीशन मेरा ख्याल है, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए मेरा वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में, असम्बलियों में या जमहूरियत के हवाले से जो रवैया रहा है उसको आप पीटीआई से किसी तौर भी कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। हमने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बदज़बानी हो, बदतमीज़ी हो, हंगामा आराई हो, उसमें हम मुकाबला पीटीआई का नहीं कर सकते हैं, और ये मानते हैं कि हम नहीं कर सकते। वो आला दर्जे के बदतमीज़ नहीं हैं। तो आप अगर हमसे ये तवक्को करेंगे कि वो जिस तरह से चाहते हैं हाउस को चलाना, वो तो नहीं चल सके। हम हाउस को रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक चला रहे हैं। जो अवामी इशूज़ हैं, ये अवामी इशू था जिस पर आज करारदाद आई थी, लेकिन आपने देखा कि वो कितने तजादात थे उनके अपनी बातों में। एक तरफ कहते हैं कि नज़ला टावर को नहीं गिरना चाहिए, ऐसी बिल्डिंग को नहीं गिरना चाहिए, दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कानून बना तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को या असम्बली में बैठे हुकूमती अरकान को कानून और रूल्स के मुताबिक अपना किरदार अदा करना जो हम कर रहे हैं। बाकी अगर अपोजिशन हंगामाराई करके सिर्फ वो एक मीडिया के सामने ये तासुर देना चाहते हैं कि वो स्पेस बनाना चाहते हैं, ऐसे इवेंट्स क्रिएट करके, तो वो करते रहें। मैं ही समझता हूँ कि हम अपना काम ठीक करें। इमारतों को बचाया है, जो मुतासिर को जगह दें, लेकिन साथ ही जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके नाम कब बाहर आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, करारदाद तो जिक्र नहीं है, उन लोगों के नाम और कार्रवाई कब होगी? लगता है कि मैं जी आप इसमें यह है कि जो साबका डीजी एसडीसी अफसरान उनको बचाने के लिए उनको एक एनआरओ दिया जा रहा है। ये करारदाद तो उन करप्ट अफसरान के खिलाफ एनआरओ है जिन्होंने अरबों रुपए के असासे बना दी गैर कानूनी तामीरात के नाम पर। देखें, अगर आपने करारदाद पढ़ी हो, उस करारदाद में ये लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें इन आबादियों को, इन घरों को कोई प्रोटेक्शन दी जाए। उसके साथ साथ ये लिखा हुआ है कि जो ऑफिसर्स उसके अंदर ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का भी उस कानून के अंदर जो है कोई ज़रूरी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो हमने आज जो करारदाद मंजूर की है उसके अंदर सिर्फ उन इमारतों को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं है, उसके साथ साथ ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की भी बात हमने की है।
जी। अच्छा ये बताइएगा, ये आप 70 फैक्ट्रियों में आग लग रही है, ज़्यादातर मेहनत भी आपके पास है, तो इंस्पेक्शन कब होगी, कब सिविल डिफेंस जाएगी, कब इन आग, हर साल 300 से 400 जगह आग लगती है कराची कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती। रोजाना कहीं ना कि आज अभी भी फैक्ट्री में कहीं आग लगी है, कल भी लगी है, लेकिन वो इंस्पेक्शन नहीं होती जो अलार्म लगाने नहीं है। देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूँ, एक तो ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, कराची बड़ा शहर है तो यहाँ बड़ा इशू है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रही होती है और हमारे पास उनका डेटा नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि फ़लाँ बिल्डिंग के अंदर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है। कानून के मुताबिक जब कोई इंडस्ट्री रजिस्टर होती है तो उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग का अमल शुरू करने से पहले लेबर डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करना होता है कि हम फ़लाँ दिन से मैन्युफैक्चरिंग का अमल जो है वो शुरू कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो इनकी NOCs इन्होंने ली होती है उसकी कॉपियाँ देनी पड़ती हैं। अब अगर कोई फैक्ट्री कोई कानूनी तकाजा पूरा ना करे और ख़ामोशी के साथ गैर कानूनी तौर पर किसी इमारत के अंदर काम शुरू कर दे तो हमें उसका इल्म नहीं होता, जब तक हमें या तो कोई शिकायत ना आए या हमें पता न चले। ऐसी जगहों पर जब आग लगती है तो वो इंस्पेक्शन के हमारे दायरे के अंदर होते ही नहीं है, तो हम उनकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। हमने अभी पिछली जो हमारे ADP थी उसके अंदर एक स्कीम रखी है कि जिसके अंदर हम ये सर्वे करें और हम ये चेक करें कि कहाँ कहाँ पर इस किस्म की इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। उस पर कैबिनेट ने कमेटी भी बनाई है जिसमें मैं भी हूँ, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं, कि हम आपस में बैठकर मिलकर तय करें कि ये सर्वे हमें किस तरह से और कब से शुरू करना है, ताकि पूरे सूबे में गैर कानूनी तौर पर जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको हम अपने लूप के अंदर, सिस्टम के अंदर ला सकें, ताकि फिर जो सर्वेज वगैरह होते हैं वो हम करवा सकें। थैंक यू जी।